How has the poet created the atmosphere of night during the first and the second meeting of Upagupta with Vasudetta? What is its significance? बहुत सारी चीजें पूछ ली बेटा इन्होंने बोला है आपको दोनों मीटिंग्स में जो एटमॉस्फेयर है वो बताओ कैसा है, और आप सिर्फ एटमॉस्फेयर पे फोकस करोगे और फिर उसका सिग्निफिकेंस बताना है। सिग्निफिकेंस का मतलब सिंबोलिज्म भी उसमें बताना है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन, हाई स्टैंडर्ड वाला इन्होंने पूछा है। तो लिखने से पहले हमें पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसमें लिखना क्या है। तो हमें लिखना है मौसम, हाँ, रात उस दिन कैसी थी फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे और सेकंड मीटिंग के टाइम पे, और उसका मीनिंग ये था और इसका मीनिंग ये। तो बेटा वी हैव ट्राइड टू राइट एवरीथिंग इन दैट। तो हमने पढ़ा रविंद्रनाथ टैगोर प्रेजेंट्स टाइम एंड नेचर एज अनप्रेडिक्टेबल। इसकी ओपनिंग लाइन आंसर की हमने ये लिखी, टाइम और नेचर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, किसके फेवर में हो जाए कब बदल जाए हमें नहीं पता। एंड द फोरमोस्ट टीचर्स ऑफ इटर्नल लॉज। तो नेचर और टाइम ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं। किसके टीचर्स हैं? जो हमें नेचुरल लॉज बताते हैं, जो प्रकृति है उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें इन्होंने जैसा क्वेश्चन पूछा, ओपनिंग लाइन हमने और मीनिंगफुल लिखी। सेकंड आंसर पढ़ रही हूँ फर्स्ट पीडीएफ में से बेटा। अब देखो, जैसा मैं आपको बता रही थी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पोएम के आंसर्स में हमें जरूर से एक जो है कोट डाल देनी चाहिए। तो हमने जो फर्स्ट मीटिंग है उसी की कोट डाल दी। उस समय मौसम कैसा था? लैम्प्स वर ऑल आउट, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. सारी चीजें आ गई कोट लिखने में। फिर हमने बोला टैगोर हैज ब्यूटिफुली depicted the scene at night with lamps being out, doors shut, and stars all hidden in the dark gloomy sky. A Buddhist monk called Upagupta was sleeping on the dusty floor as if in meditation. This silence of the night was disturbed by the appearance of Vasudetta, a dancing girl. The thunder which frightened the girl is used as foreboding for the evil days into which she was going to fall. और सिग्निफिकेंस क्या है? वो जैसे बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकती है, वो बेटा नेचर अनप्रेडिक्टेबल है, उसको वार्निंग दे रहा है। फोरबोडिंग का मतलब होता है पहले से इन्फॉर्म कर रहा है कि अब समय तुम्हारे लिए बदलने वाला है। अब हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरी मीटिंग का लिखा। Days passed and it was the festival of flowers in spring season. The night was lit with full moon. उस दिन पूरा चांद निकला हुआ है। The streets of the town were lonely. Upagupta was going on his way while lovesick koels were singing. The dancing girl was no longer beautiful or rich. She was covered with sores of smallpox. He helped her. At a spiritual level, Vasudetta and Upagupta meet when she realizes that the time is right for their meeting. उस दिन उसको समझ में आया उसका मीनिंग क्या था। तो बेटा ये उससे रिलेटेड जो है हमारा वो आंसर हो गया। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको पढ़ के फिर हम अपने फिर से आते हैं एमसीक्यूज और कंप्लीट करेंगे। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो है, इन व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड वाज वासवदत्ता व्हेन शी मेट उपगुप्ता फॉर द फर्स्ट टाइम? उस समय उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? तुम सबको पता है, मैम प्राउड में भरी हुई थी पूरी तरीके से वो। हाउ डिड इट चेंज ड्यूरिंग द सेकेंड मीटिंग? और फिर उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? तो बेटा जैसे तुम लोगों ने क्लास 10th में पेट्रियट पढ़ी थी ना, उसमें मेन पेट्रियट में हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे थे, कॉन्ट्रास्ट। वैसे ही बेटा ये वाला है पोयम। कॉन्ट्रास्ट कितनी जगह है, मौसम का कॉन्ट्रास्ट हो गया, उसके स्टेट ऑफ माइंड का हो गया, हर जगह पे बेटा कॉन्ट्रास्ट।
तो अब हम वासवदत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, अब मौसम को नहीं बताएंगे। द वर्ड अभिसार लिटरली मीन्स एन एग्रीमेंट टू मीट. This has symbolic as well as spiritual meaning in the poem. अब एक कोट डाल दिया. It was Vasudetta the dancing girl, starred with jewels, clouded with a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. In the dark, cloudy night of monsoon, Vasudetta, a dancing girl, passed the way where a disciple of Lord Buddha lay asleep on the dusty ground. Because second PDF में से first page पढ़ रही हूँ मैं. Her feet tinkling with anklets, wearing precious jewels. She was young and beautiful. She had a lamp in her hand, and she was in pale blue cloak, and she was proud of her youth and beauty. Her foot touched his chest, and she was habitable. Ma'am, what does it mean by she was in pale blue cloak? अच्छा, CLOAK, क्लोक का मतलब लिखो बेटा, दैट गाउन, वो जो कवर ऊपर लॉन्ग ड्रेस होता है. ओके मैम. लाइट ब्लू कलर का उसने वो पहन रखा था. एंड शी वॉज प्राउड ऑफ हर यूथ एंड ब्यूटी. हर फुट टच्ड हिज चेस्ट एंड शी वॉज स्ट्रक बाय हिज आउटर पर्सनालिटी. स्ट्रक का मतलब कैप्टिवेटेड, मेस्मराइज्ड हो गई उसको देख करके. हेंस रिक्वेस्टेड हिम टू कम विद हर टू हर हाउस, और इस वजह से उसको अपने घर बुला रही है. उपा गुप्ता प्रॉमिस टू विजिट व्हेन द टाइम वाज राइट. ये उसका स्टेट ऑफ माइंड था. स्टेट ऑफ माइंड के लिए हमने प्राउड बताया क्यों थी, और बेटा स्टेट ऑफ माइंड था फिजिकल लेवल पे अट्रैक्शन है, मटेरियलिज्म में अट्रैक्शन है. कॉन्ट्रास्ट देखो, स्ट्रक विद द ब्लैक पेस्टिलेंस, कॉन्ट्रास्ट. अब क्या हो गया बेटा, वो डिजीज हो गई है, बिल्कुल बॉडी ऐसी डार्क, हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉलपॉक्स. Days passed. It was the spring season. A monsoon की जगह spring season. The ascetic passed through the city gates. He saw a woman lying in the shadow of the wall. She was afflicted with a deadly disease, affected by. Her whole body was covered with sores of smallpox. और बेटा वो smallpox के जख्म हो रहे हैं. She was alone and forsaken. Forsaken मतलब everybody has left her. He gave her water and applied medicine to her wounds. Who are you, merciful one? Asked the woman. Upagupta told that he had kept his word and come at an appropriate time. तो बेटा इस समय उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था. इस समय वो इतने पिटिएबल कंडीशन में है, इस समय फोरसेकन है, लोनली है. वो कॉन्ट्रास्ट हमने लिखा. अभी बेटा नोट्स में मैंने 2 और लॉन्ग आंसर्स भी लिखे हैं. तो आंसर्स लिखने का मतलब ये है कि तुम्हें अच्छा सारा मैटर मिल रहा है, तुम्हें शुरू की लाइंस मिल रही हैं, तुम्हें लास्ट की लाइंस आंसर के लिए मिल रही हैं. बाकी तो बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. ये सैंपल आंसर्स हैं, ये बताने के लिए कि आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा. अब बेटा ये लिखने के बाद लेट अस कम टू अवर नोट वर्कबुक्स. और वर्कबुक्स में पहले आप आ जाओ बेटा पेज 15 क्वेश्चन नंबर 8 पर. तो अब हम 8 की बात करते हैं. What does the ascetic mean by when the time is right? जब एसेटिक ने बोला आऊंगा जब समय सही होगा, तो करेक्ट टाइम कौन सा है? ऑप्शंस इन्होंने हमें दिए हैं. When she would really need him, when he would be old and in need of a bed, when his body would require comforts, when she would be ready to give up her luxurious lives. इसमें से बेटा हमें बताना है. नितिका का जवाब भी आ गया है मेरे पास, पर मैं खुशी से पूछ रही हूँ, खुशी क्या लग रहा है बेटा, कौन सा वाला होना चाहिए इसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम डी. सेकंड वाला लग रहा है. सेकंड. नो मैम डी. ए नो वाला. मैम. मैम फोर्थ. फोर्थ वाला व्हेन शी वुड बी रेडी टू गिव अप हर लग्जरियस. तो बेटा नहीं, इससे भी एप्रोप्रिएट फर्स्ट वाले पे कर. व्हेन शी वुड रियली नीड, जब तुम्हें सच में मेरी जरूरत हो. ठीक है. और लग्जूरियस लाइफ वो फिर छोड़ ही दी उसने, वो अलग बात है. पर अब बेटा हमारे पास अर्नव बैठे हुए हैं और अर्नव बता रहे हैं द पोयम शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ.
किसका ट्रांसफॉर्मेशन? A sleeping ascetic to a patient nursing human, a girl from beautiful and proud to a pockmarked castaway, a rich and proud girl to a poor beggar, या फिर all of the above? अच्छा, मान्या ने भी बताया। हाँ बेटा, अर्नव, अर्नव को मैम ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव कहाँ से हो जाएंगे बेटा? ये तो मैम हमारा सबसे ज्यादा आसान हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। बेटा बाकी सारे बच्चे मुझे जवाब भेज रहे हैं। द पोएम शोज द ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वाला करेक्ट होगा। अ गर्ल फ्रॉम ब्यूटीफुल एंड प्राउड टू अ पॉक मार्क कास्टअवे। जो बच्चे मुझे गलत ऑप्शन भेज रहे हैं, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, और वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा कि ये कौन सा वाला पॉइंट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, वो सुंदर प्राउड लड़की का वो ऐसे एक डिजीज हो गया। पॉक मार्क का मतलब स्मॉल पॉक्स। उड़ीसा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ। कौन सा होगा बेटा? इमेजरी, personification. पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पे टिक करेंगे बेटा, सेकंड वाला पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। हाँ, इमेजरी भी हो सकता है, इमेजरी कैन ऑल्सो बी करेक्ट, दैट इज करेक्ट, वो आराम से हो सकता है। और दांत बेटा उसके होते हैं ना, इस वजह से होना चाहिए। इसमें पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो करेक्ट, इमेजरी तो है ही है। अब बेटा एक और है हमारे पास। आई एम अफ्रेड इफ मुस्कान इज एबल टू टेल मी और नॉट। क्वेश्चन नंबर 11, which emotion is signified by the showing of teeth and growling? ये कौन सा मैम बेटा? एंगर। एंगर होगा। एंगर, जॉय, सोरो, फ्रस्ट्रेशन, एंगर है, गुस्सा है नेचर। ठीक है, फर्स्ट वाला। दृष्टि, द लास्ट एमसीक्यू, द जॉय ऑफ स्प्रिंग इज डिपिक्टेड बाय wayside trees were in full bloom, love sick coils were chirping, notes of the flutes, all of the above। क्या होना चाहिए दृष्टि? मैम ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें आपको स्प्रिंग सीजन की ब्यूटी बता रही है, बिल्कुल ठीक। अब बेटा आ जाओ पेज नंबर, बाकी सब छोड़ दो, आ जाओ पेज नंबर 17 पे। और बेटा 17 पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। मेरे ख्याल से 4 ही, 3 तो हम कर चुके थे। नितिका, the streets were lonely on that April evening because। बेटा खाली पड़ी है, क्यों खाली पड़ी हुई है सारी की सारी, ये बता जरा। मैम because the people of the town had gone to celebrate the festival of flowers. हाँ, एक तो ये तो हो ही गया, ये तो है ही बहुत आसान। और बेटा दूसरा आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे दूसरा वाला कि हमें दे देना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि लिखना है एक ही, रीजन सफिशिएंट है, इट्स Yes, मोर देन ma'am. इनफ, कोई जरूरत नहीं है। पर हम और अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर कर रहे हैं। और बेटा स्प्रिंग सीजन कौन सा सीजन होता है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए लोग रेडी नहीं होते हैं, इसलिए वो सिग्निफाई कर रहा है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। नोबडी वाज रेडी फॉर दिस सीजन बेटा, अपने को बाहर निकालने। ये भी हो सकता है। आंसर लिखो। आई एम मेकिंग यू राइट डाउन बोथ द रीजंस एंड इन द लिमिटेड वर्ड्स। तो बेटा फोर्थ जो है उसका आप लिख रहे हो पेज नंबर 17 पे वर्कबुक में। बिकॉज स्प्रिंग सीजन, Ma'am, can because you read once the question? the streets were lonely, the streets were lonely on that April evening, on that April evening because Okay, ma'am. spring season, because spring season is the season of celebration and the people of the town had gone into the woods, into the woods to enjoy,
to enjoy. Full stop. Besides, और बेटा इसके साथ, besides, this season is of spiritual awakening. This season is of spiritual awakening, and few people are ready for it. And few people are ready for it. और बेटा कम ही लोग तैयार होते हैं उसके लिए. And few people are ready for it. अब हम आते हैं बेटा फिफ्थ वाले पे. और संयोगिता फिफ्थ वाला हमें पूछ रहा है कि द वुमन वॉज ड्रिवन अवे फ्रॉम द टाउन बिकॉज. द वुमन वॉज ड्रिवन अवे फ्रॉम द टाउन बिकॉज. क्यों उसको बेटा शहर से बाहर निकाला? Ma'am, because she was badly diseased and her body was spotted with sores of smallpox. स्मॉलपॉक्स. और बेटा ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो लोगों को लगा भाई ये तो स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है ना, इस वजह से उसको निकाला. इंसेंसिटिविटी भी लोगों की दिख रही है. अब इसी बात को हम लिखेंगे प्रॉपर उसमें. द वुमन वॉज ड्रिवन अवे फ्रॉम द टाउन बिकॉज. द वुमन वॉज ड्रिवन अवे फ्रॉम द टाउन बिकॉज she was suffering from a contagious skin disease, a contagious infectious, कुछ भी लिख लो, skin disease. And the insensitive people, क्योंकि हम दो रीजंस लिखते हैं ना, and the insensitive people could think of no treatment. Could think of no treatment. She was suffering from a contagious disease, skin disease, and the insensitive people could think of no treatment. बाहर निकाल दिया उसको. अब बेटा एक और दिया हुआ है हमें सिक्स्थ वाला. द एसिटिक केप्ट हिज प्रॉमिस बिकॉज. सिक्स्थ दिया है बेटा द एसिटिक केप्ट हिज प्रॉमिस बिकॉज. देवम तुम्हें क्या लगता है कि वो एसिटिक उससे मिलने क्यों आया? व्हाट कैन बी द रीजन? देवम क्या हो सकता है बेटा? व्हाई डिड ही कीप हिज प्रॉमिस? मामा आई गए. अच्छा, इसमें बेटा देखो हम दो बातें लिख सकते कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करने क्यों आया उससे मिलने के लिए. मैम may I try? हाँ हाँ दर्शिका बताओ. मैम मे बी क्योंकि वो एस्थेटिक था तो उसे अपने वर्ड्स मतलब अपने वर्ड्स पे रहना चाहिए था. ही शुड फॉलो हिज वर्ड्स क्योंकि ये भी एक प्रिंसिपल होता है एक बुद्धिस्ट मॉन्क का. सो ही शुड नॉट टर्न अवे फ्रॉम इट. क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो आएगा और वो सही आएगा टाइम मैंने पर टाइम आएगा, नहीं. सो ही हैज टू फॉलो. और बेटा दूसरी बात, क्योंकि उसको पता था कि अब वो रेडी है अंडरस्टैंड करने के लिए. क्योंकि अब वो बेटा जो शॉर्ट लिव्ड फिजिकल अट्रैक्शन है, जो यूथ है, जो ब्यूटी है, उसकी इनसिग्निफिकेंस समझ चुकी है. तो शी वाज रेडी टू टेक द लेसन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. दैट इज. बेटा इसे प्रॉपर उसमें वर्ड्स में लिखो जरा. द एसेटिक केप्ट हिज प्रॉमिस बिकॉज he had agreed because he had agreed to meet at the apt time. Because he had agreed to meet at the apt time. Apt मतलब appropriate time. And she was suffering and she was suffering and was all alone. And was all alone. और दूसरा बेटा she was suffering and was all alone. उस दिन तो बहुत सारे लोग थे. Full stop.
moreover she had realized, और इसके अलावा बेटा moreover she had realized moreover she had realized that youth and beauty are transient. Youth and beauty are transient. Transient. Youth and beauty are transient. मैम ब्यूटी आर And youth and beauty are transient. Transient means short-lived. Transient. The ओके मैम ascetic kept his promise because he had agreed to meet at the ebb time, and now she was suffering and was all alone. Moreover, she had realized that youth and beauty are transient. अब बेटा इसको तो आप कर दो बंद और आप निकालो अब बुक और थोड़ा सा जैसे वो फ्लाइट्स में हमें बताते हैं ना सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ, वैसे ही बेटा तैयार हो जाओ बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये जो प्रिज्म का सेकंड चैप्टर है हमारा, पेज नंबर 15 निकालिए। वैसे बहुत ह्यूमरस है ये, पर बेटा ये ह्यूमरस होते हुए भी वो ह्यूमर समझने वाली अभी ना तुम्हारी मेच्योरिटी नहीं है, तो वो ह्यूमर तुम्हें थोड़ा समझ आएगा, इसके कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो ये चैप्टर थोड़ा हमारा इसी टाइप का है। हमने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी लिविंग गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग, समझ आ रही थी कहानी है, हमने समझ लिया बेटा बड़ी अच्छी तरीके से, अभिसार कहानी थी, हाँ समझ आया। अब ये एडवाइस टू यूज दिस नॉट अ स्टोरी। तो बेटा क्या होता है, जब कॉलेज आप पास आउट करते हो तो कॉलेज पास आउट सेरेमनी जो होती है उसमें किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है, और वो सेलिब्रिटी किसी भी फील्ड का हो सकता है, और वो आप लोगों को बेटा स्पीच देते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं कि आप आगे चल के क्या क्या कर सकते हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था, उन्हें क्या फेस करना पड़ा। तो बेटा यूजुअली जब ऐसा कोई मौका आता है कि बच्चों को समझाओ, तो बेटा एडवाइस देने के लिए सारे लोग तैयार होते हैं, और यंग बच्चों को तो देने के लिए सभी लोग हमेशा तैयार होते हैं। तो बेटा मार्क ट्वेन जो है वो इसमें हमें ये बताएगा कि किस तरीके से हम सब एक ही चीज के पीछे चल देते हैं और हमें एक ही बात समझाई जाती है, और ये नहीं समझा जाता कि हम सब यूनिक है, अलग अलग है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। तो सब बेटा अपना रास्ता अपने आप बनाएंगे ना, हमने अपना बनाया, आप अपना बनाओ। अब हम अपने खड़े होके अपने एक्सपीरियंसेस से आपको कैसे गाइड कर सकते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस कुछ और होगा। तो बेटा इस बात को उसने बहुत ही ह्यूमरस वे में बताया। अब हमारे यहाँ जो पासिंग आउट सेरेमनी होती है कॉलेजेस की, विदेशों में इसे हम बोलते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो ग्रेजुएशन सेरेमनी में मार्क ट्वेन को बुलाया गया, और मार्क ट्वेन यूनिवर्सिटी में बोल रहा है। तो ये पूरी जो बेटा हमारा चैप्टर है एडवाइस टू यूथ, ये एक स्पीच के फॉर्म में है। सो ही इज गिविंग हिज द स्पीच, और ये बेटा जो स्पीच दे रहा है इसका बैकग्राउंड है भी उसी कंट्री का। तो कई जगह ऐसी होती है जैसे फायर आर्म्स वाली बात वो बोलता है। तो बेटा तुम्हें पता है कि ये विदेशों में खासकर यूएसए में बहुत दिक्कत होती है, ये फायर आर्म्स को लेके कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाती है, और डिबेट चली आ रही है सालों से कि फायर आर्म्स जो है इसको आप खत्म कर सकते।
कर देना चाहिए, लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। तो उस टॉपिक को भी इसने लिया है। हमारे देश में ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें वो वाला टॉपिक थोड़ा कम समझ आएगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें हैं बेटा जो वो एक एक बताता है। तो इसमें जो एडवाइस दे रहा है वो, उस एडवाइस को जब तुम पढ़ोगे तो हंसी आएगी और उसका रियल मीनिंग तुम्हें समझना पड़ेगा, जैसे तुमने अभिसार में सिंबॉलिक मीनिंग समझा। इसलिए बेटा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लगता है। और मैं जो चीजें डिफिकल्ट है तो मुझे मालूम है कि धीरे धीरे ही पढ़ाऊं, ताकि एक साथ बहुत सारा पढ़ लोगे तो और पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या था ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा आप जो है एडवाइस टू यूथ, मैंने बोला पेज नंबर 15 निकाल लो। और 15 में बेटा हम जो है ये पढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें भी बेटा लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ आप। लास्ट पैराग्राफ, मार्क ट्वेन्स राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमर, स्ट्रॉन्ग नरेटिव एंड इवोकेटिव डिस्क्रिप्शन। इवोकेटिव का मतलब होता है बेटा जैसे बोलते हैं ना सजेस्टिव, ऐसा सजेशन वाला सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन देता है। और ह्यूमर हमेशा होता ही है। एज वेल एज अ ब्रिलियंट कंट्रोल ऑफ वर्नाक्यूलर स्पीच। वर्नाक्यूलर स्पीच की ही बात मैं अभी कर रही थी, रिलेटेड टू दैट बेटा डे टू डे लैंग्वेज। उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज के ऊपर ऐसा उसका बेटा बिल्कुल कंट्रोल होता है कि वो उसी से अकॉर्डिंग बात करता है। इसीलिए हमें कई कई जगह ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो बेटा उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से लिखी गई है, बोली गई। He was a humorist, journalist, and novelist who became famous internationally for the distinctive style of his narrative. अब जो इम्पोर्टेंट है वो है पेज नंबर 16 पे सेकंड पैराग्राफ, एडवाइस टू यूथ रिटर्न इन 1882। अंडरलाइन कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। 1882 में लिखा है, एक्सप्लोर्स द फैक्ट दैट यूथ आर बीइंग स्कल्प्टेड। बेटा स्कल्प्टेड का मतलब हो जाता है गाइडेड। वैसे तो स्कल्प्टेड का मतलब होता है तोड़ बोड़ के बिल्कुल स्टैचू के जैसा बनाना, जैसे स्कल्पचर बनाता है ना बेटा कोई स्टैचू तोड़ तोड़ के। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हम अपने यूथ को चाहते हैं कि अपने हिसाब से बेटा गाइड कर दें, एंड शेप्ड टू सोसाइटीज स्टैंडर्ड। और यूथ वो ही काम करे जो कि सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड रहा है। और तुम जानते हो कि यूथ हमेशा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाता है, वो नहीं चाहता कि वो सोसाइटीज के स्टैंडर्ड को बेटा फॉलो करे। तो इसी टॉपिक के ऊपर उसने लिखा है। तो ये एक तो तुमने बेटा अंडरलाइन कर लिया। ही फील्स, राइटर ऐसा फील करता है that their uniqueness is being camouflaged। और जो बच्चों की, यंग बच्चों की जो बेटा यूनिकनेस है, स्पेशलिटी है, उसे हम कैम्यूफलेज कर देते हैं, हम उसको सबके साथ मिला देते हैं। तो जैसा सब करते हैं, जैसा हमेशा से होता आया है, वैसा ही करो। तो यूनिक नहीं रहने देते उन्हें। and concealed by these standards and expectations। और बेटा concealed का मतलब छुपा देते हैं हम उनकी यूनिकनेस को, हम उनकी खासियत को। ये बेटा पूरे उसमें समझ में आपको आएगा और आपको लिखने में इजी हो जाएगा कि मार्क ट्वेन कह रहा है कि हम उनकी यूनिकनेस को या तो कैम्यूफ्लेज कर देते हैं बाकी सबके साथ, या बेटा हम उसको छुपा देते हैं। He takes this opportunity to evaluate society's standards। उसने यंग बच्चों को नहीं गाइड किया है, एडवाइस यंग बच्चों को नहीं दी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आयरॉनिकली उसने बेटा जज किया है, इवेल्युएट किया है सोसाइटी के स्टैंडर्ड, कि बड़े लोग कैसे अपनी बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, अपने जो स्टैंडर्ड्स है वो इम्पोज कर देते हैं।
He takes this opportunity to evaluate society's standards and criticize. और बेटा वो criticize करता है authoritative figures that are thus shaping the young. Authoritative, जिनके पास पावर है, जो किसी पोजीशन पे है, वो बेटा बच्चों को, यंग बच्चों को शेप करने में लगे हुए हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है. ये रियल इसका एडवाइस टू यूथ का एसेंस है बेटा. इवेल्युएटिंग द सोसाइटीज स्टैंडर्ड्स और बेटा क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटेटिव फिगर्स, नॉट टू शेप द यंग चिल्ड्रन. Let them have their own life. In this advice, his sarcasm. सर्कल करो, बहुत इंपॉर्टेंट. तो जैसे तुमने अभिसार में इमेजरी याद कर ली है पोएटिक डिवाइस, वैसे ही इस वाले बेटा एसे में, लेसन में, स्पीच में सरकाजम भरा हुआ है. सरकाजम का मतलब हो गया बेटा इस पूरे के पूरे में आयरॉनिकल है, टोंट करा है, is targeted towards these authorities, और उन लोगों के ऊपर जो सारा दिन अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं. The tone of the essay is satirical. Very, 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 very important. Satirical tone है बेटा, बिल्कुल taunting way में. Twain plays on the initial assumption of the reader that the piece would be another boring life lesson by twisting it using satire and humor. शुरुआत ऐसे करेगा बेटा जैसे कि वही बोरिंग बच्चों को जो लेक्चर दिया जाता है वो है, पर उसके बाद ट्विस्ट कर देता है, चेंज कर देता है बेटा अपनी टोन को, और ह्यूमर और सरकाजम डाल दिया उसमें थ्रू सजेशन. और इस, हाँ बेटा, हाँ दक्षिता. सैटारिकल का मतलब क्या होता है? सैटारिकल इज आल्सो सैटायर, कमेंट, टोन. ओके मैम. जैसे होता है ना सरकाजम, द सेम थिंग इज सैटायर. ओके मैम. अब बेटा पूरे ऐसे में आपको सजेशन मिलेंगे. अब बेटा एक वर्ड लिखा है इन्यून्जो. इन्यून्जो का मतलब लिख लो यहाँ पे बेटा रिमार्क, टिपिकली सजेस्टिव रिमार्क. सजेशन दिया है अथॉरिटी फिगर्स को. एंड पैराडॉक्स बात करिए. मैम पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है बेटा वो स्टेटमेंट जो अपनी ही बात के अगेंस्ट है. तो जो बात हम कह रहे हैं वो बात बेटा नेक्स्ट सेंटेंस में उसी को डिफाई कर रही है. जैसे मैं एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने बेटा ये तुम्हें बता दिया पैराडॉक्स क्या होता है. व्हेन अ स्टेटमेंट बेटा बिकम्स एंटी स्टेटमेंट फॉर इटसेल्फ, अपने आप के लिए एंटी स्टेटमेंट हो जाता है. जैसे हमने आपको बोला द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर, ये दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी. और फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रही हूँ इफ द वर्ल्ड हैज टू एंड फॉर द सेकेंड टाइम इट विल एंड बाय द आइस. तो बेटा ये पैराडॉक्सिकल हो गया मैम. जब आप बोल रही हैं एक बार कि वर्ल्ड विल एंड विद फायर, तो फिर आप बोल रही है अगर सेकेंड टाइम वर्ल्ड को खत्म होना हुआ तो वो आइस से खत्म होगा. जब एक बार खत्म हो गया तो दूसरी बार कैसे खत्म होगा? ये पैराडॉक्स होता है. एक ऐसा स्टेटमेंट बेटा जो कि एंटी स्टेटमेंट बन रहा है, अपनी ही बात के अपोजिट बात कह रहा है, उसको. मैम ये तो आयरॉनिकल हुआ. नहीं बेटा ये आयरॉनिकल नहीं हुआ. आयरॉनिकल में क्या होता है? जो हम बोल रहे हैं ठीक उसका अपोजिट हुआ. जो हम सोच रहे हैं ठीक उसका अपोजिट देखा. इसको अलग चीज बोलते हैं आयरॉनिक, और पैराडॉक्सिकल अलग है. नाउ he therefore makes a scathing comment. बेटा स्काथिंग का मतलब लिखो हाईली नेगेटिव. उसने बेटा बहुत नेगेटिव कमेंट किया है ऑन द स्टैंडर्ड्स सेट बाय सेल्फ सर्विंग सोसाइटी. अपने आप सोसाइटी अपने स्टैंडर्ड्स बनाती है और फिर बेटा बच्चों को भी बोलती है इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से रहो. एंड गिविंग अस कंसिडरेबल फूड फॉर थॉट. और ये चैप्टर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है. कंसिडरेबल मतलब लार्ज फूड फॉर थॉट. बेटा अ मैटर टू थिंक अबाउट. वो बातें कही गई हैं जिसके बारे में हमें सोचना जरूरी है. अब बेटा आप आ जाओ पेज नंबर 17 पर.
और मुझे लगता है सिर्फ हम शुरू की ही लाइंस पढ़ पाएंगे इसमें, फिर हम थर्सडे को क्लास होती है तब पढ़ेंगे। एडवाइस टू यूथ मैंने अभी बता दिया, आयरॉनिकल है बेटा, बिल्कुल मार्क ट्वेन। और बेटा जैसे ही मैं इस पर आई वैसे ही जो है वो हमारा टाइम समझ आ गया कि कम हो रहा है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा वो तो इंट्रोडक्शन है, जो कि तुम्हें बोरिंग सा वो बोल रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। पर उसके बाद हम हर पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 उसने एडवाइसेस दी हैं, वो सब मार्क करेंगे पेंसिल। यू नीड नॉट टू वरी, आई विल प्रोवाइड द नोट्स विद द समरी, सो यू। मिलते हैं बेटा थर्सडे। Thank you, ma'am.